नमस्कार बच्चों, मैं इलाकुल श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान के 14 चैप्टर पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व का तीसरा भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम लाख के कीट के संवर्धन और मछली पालन पर नजर डालेंगे। पर उससे पहले पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न था आपका, रेशम कीट के जीवन चक्र की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है। हमने पढ़ा था इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कि रेशम कोकून अवस्था से प्राप्त होता है। तो यहाँ उत्तर किस तरह से लिखेंगे कि रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकून अवस्था से प्राप्त किया जाता है। इतना छोटा सा आंसर है इसका। क्वेश्चन 2, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के कितने प्रभेद होते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दो बातें बतानी है, एक तो संख्या बतानी है कि कितने प्रभेद होते हैं और फिर उनका नाम भी लिखना है। तो आप दोनों बातों का उत्तर देंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के 3 प्रभेद होते हैं। पहला रानी, दूसरा नर या ड्रोन और तीसरा है श्रमिक या सैनिक। इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो थे पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम सबसे पहले लेंगे लाख के कीट का संवर्धन। लाख का कीट, लाख से आप भली भांति परिचित हैं। लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं, लाख के खिलौने बनाए जाते हैं, चपड़ी बनाई जाती है। तो ये जो लाख होता है वो वास्तव में हमें किससे प्राप्त होता है, एक कीट से प्राप्त होता है, जो किस संघ का सदस्य है, आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। और लाख का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए लाख को पाला जाता है और यही क्या कहलाता है, लाख का संवर्धन यानी लैक कल्चर कहलाता है। तो हम इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, लाख का संवर्धन को। लाख के व्यावसायिक उत्पादन हेतु मनुष्य द्वारा लाख कीटों को पालन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाख का संवर्धन कहते हैं। या लाख कीटों के पालन को ही क्या कहा जाता है, लाख संवर्धन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बात आप ध्यान रखिए, ये भी किसका सदस्य है, आर्थ्रोपोडा संघ का। जैसा कि मैंने आपको बताया सभी इंसेक्ट्स किसके सदस्य हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के। अब आपको यहाँ जो ये ध्यान रखना है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लैसीफर लैका। बहुत जरूरी है हर जीव का साइंटिफिक नाम याद रखना, जो आपकी किताब में इस पार्ट में दे रखा है। तो लाख कीट का साइंटिफिक नाम है लैसीफर लैका। ठीक है, इसको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे कि लाख कीट का जो कल्चर किया जाता है, यानी इसका जो संवर्धन किया जाता है, वो किस प्रकार से करते हैं, उस पर एक सरसरी निगाह डालेंगे। लाख का जो कीट है वो मुख्यतः किन वृक्षों पर रहता है, कुसुम, पलाश, कैर के पादपों पर ये पनपता है। यानी इसको कहाँ पाला जाता है, इस तरह के पौधों पर या इस तरह के पादपों पर पाला जाता है। और एक साल में यानी प्रतिवर्ष एक पादप पर 2 बार अपना जीवन चक्र ये पूरा कर लेते हैं। कितनी बार पूरा करते हैं, 2 बार। यहाँ बच्चों पूरा पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा आप। तो ये एक बार में यानी एक साल में कितनी बार अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, 2 बार अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये बहुत छोटे आकार के रेंगने वाले शल्कीय कीट हैं। शल्कीय मतलब इनके जो पंख हैं वो शल्क के समान होते हैं, और इसमें मादा के तो पंख ही नहीं होते हैं। बहुत शल्कीय कीट हैं जो खुद के द्वारा स्रावित लाख के बने आवरण में बंद रहते हैं और अपनी परिभक्षियों से सुरक्षा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये जहाँ रहते हैं, जिन वृक्षों पर रहते हैं, वहाँ इन कीटों को खाने वाले जीव भी हैं। तो उनसे रक्षा इनकी किस प्रकार से होती है कि ये जो स्रावित करते हैं, और वही रेजिन जो होता है वो क्या होता है, लाख होता है, उसी का खोल बन जाता है जिसके अंदर ये रहते हैं। इनकी जो मादा होती है ये कैसी होती है, पंख विहीन होती है। और ये एक बार में कितने अंडे देती है, 200 से लेके 500 तक के अंडे देती है। और ये अपने चारों ओर बना हुआ जो रेजिन कोष्ठ होता है, यानी इनके द्वारा स्रावित द्रव से बना हुआ जो कक्ष होता है, उसी के अंदर ये अपने अंडे देती हैं। 6 सप्ताह के बाद इन अंडों से प्रथम लार्वा अवस्था बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है कि लाख के कीट की जो प्रथम लार्वा अवस्था है वो क्या कहलाती है, निम्फ कहलाती है। ये जो निम्फ होते हैं वो वृक्षों की कोमल टहनियां जो होती हैं उन पर रेंगते हैं और अपने मुखांग द्वारा रस को चूसते हैं। कोमल टहनियों पे क्यों रेंगते हैं ये, क्योंकि इनके जो मुखांग होते हैं वो उनमें से रस को वृक्ष के निकाल कर क्या करते हैं, चूसते
हैं और इस तरह से ये क्या करते हैं, अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। ये जो निम्फ है, जब ये पर्याप्त पोषण प्राप्त कर लेता है यानी पर्याप्त भोजन प्राप्त कर लेता है, तो इस लार्वा में उपस्थित जो लक्ष्य ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। एक्चुअली लक्ष्य ग्रंथियां जो हैं वो वास्तव में चर्म ग्रंथियां हैं इनकी, जो एक द्रव का स्रवण करती हैं या रेजिन का स्रवण करती हैं, और वो क्या बनाता है, लाख, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लक्ष्य ग्रंथियां कहा जाता है। तो यानी इस निम्फ के ऊपर, इस लार्वा के ऊपर जो लक्ष्य ग्रंथियां हैं वो क्या करने लग जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और रेजिन का स्राव करने लग जाती हैं। और ये रेजिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है क्या हो जाता है, सूख जाता है, और यही रेजिन युक्त रालदार जो पदार्थ होता है वो लाख होता है, और ये इस जीव के चारों ओर क्या बना लेता है, एक कोष्ठ बना लेता है या खोल बना लेता है, जिसके अंदर ये जीव वास्तव में रहता है। जहां हमने बात की थी कि ये जो कीट होता है वो अपने रेजिन से बने हुए कोष्ठ में अंडे देता है, तो वही कोष्ठ का निर्माण फिर ये हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये वृक्ष की टहनी है, इस पर ये इस तरह से चिपक रहे हैं, ये वास्तव में क्या है, लाख है, और इसके अंदर क्या होता है, कीट होता है ये। ठीक है बच्चों, लार्वा की जो ये अवस्था होती है, इससे 6 7 8 सप्ताह के पश्चात क्या हो जाता है, लाख कीट की वयस्क अवस्था का निर्माण होता है। जिसको हम लाख कीट कह रहे हैं वो वयस्क कब बनता है, लार्वा के कायंत्रण के पश्चात कौन बन जाता है, वयस्क जीव बन जाता है, जिसको हम लाख का कीट कहते हैं। और इसके अंदर यानी इस लार्वा से इस वयस्क का जो निर्माण होता है उसमें अंडों में से 70% तो क्या होती है, पंख विहीन मादाएं होती हैं, और 30% क्या होते हैं, पंख युक्त नर जीव होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब इस लार्वे से, किसमें, लाख के कीट के लार्वे से जब जीव का निर्माण होता है तो उसमें 70% के लगभग तो कौन बनती हैं, मादाएं जिनके पंख नहीं होते, और 30% बनते हैं पंख युक्त नर जीव बनता है। नर जीव जो होता है वो बहुत ही आकार में क्या होता है, मादे से छोटा होता है, और किस रंग का होता है, गुलाबी से रंग का या हल्के लाल रंग का होता है। और ये केवल निम्फा अवस्था में ही क्या करता है, लाख का यानी रेजिन का स्रवण करता है, जबकि मादा लाख कीट आकार में भी बड़ी होती है, गहरे सुर्ख लाल रंग की होती है, और साथ में अपने जीवन भर लाख का उत्पादन करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाख का उत्पादन कौन ज्यादा करता है, लाख कीट में मादा जो लाख कीट होती है वो नर का, ये लाख का उत्पादन ज्यादा करती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसकी कितनी किस्में हैं भारत में, 2 हैं, एक तो है कुसुमी लाख और एक है रंगीनी लाख। लाख का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, रांची में, जो झारखंड की राजधानी में है। पहले ये बिहार में था, पर बिहार जब बट गया 2 भागों में, तो अब वर्तमान में कहाँ पर है, ये झारखंड में है। तो रांची जो राजधानी है किसकी है, झारखंड की राजधानी है, जहाँ पर ये लाख अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ये आपसे पूछा जा सकता है लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपकी किताब में रांची बिहार लिखा हुआ है, वो क्यों, क्योंकि पहले रांची बिहार में ही था, पर अब वर्तमान में कहाँ है, ये झारखंड के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं लाख उत्पादन की विधियों की। हमने ये तो देख लिया कि लाख का जो उत्पादन होगा उसमें क्या क्या होता है, पर विधियां यानी किस तरह से इसको पाला जाता है, तो वही पुरानी देशी विधि जो आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, और बहुत ही अवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, अवैज्ञानिक। इसमें लाख के पौधों को काटकर ही लाख एकत्रित की जाती है। इससे क्या होता है, पौधे को भी नुकसान पहुंचता है, और कीट के नष्ट हो जाने के कारण अगली फसल जो होती है उसको भारी हानि पहुंचती है। समझ में आया बच्चों, क्यों, क्योंकि हम इसमें वृक्ष को ही काट दे रहे हैं और फिर उससे हम लाख प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कीट नष्ट हो जाता है, जिसके कारण आगामी फसल को भारी हानि पहुंचती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अलग कर लिया उसको हमने उससे। अब आती है दूसरी विधि, वो है हमारी कौन सी, आधुनिक विधि। ये विधि वो है जिसमें आगामी फसल को ज्यादा हानि नहीं होती। इसमें लाख एक साथ ना निकालकर बारी बारी से निकाली जाती है। तो बारी बारी से निकालने से क्या होगा, हमें वृक्ष को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा कर उनको निकाल लिया जाता है, और इससे आगामी फसल को नुकसान नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये तो पढ़ लिया हमने लाख की विधियों के बारे में। अब हम बात करते हैं लाख के उपयोग के। लाख के कौन कौन से उपयोग है, कहाँ काम आती है लाख,
सील या चपड़ी के निर्माण में, श्रृंगार सामग्री के निर्माण में, लाख से महावर भी बनाया जाता है, विद्युत कुचालक यानी ये विद्युत के कुछ उपकरणों के निर्माण में भी काम में आती है, वार्निश आदि बनाने के काम में आती है, पॉलिश, सजावटी वस्तुएं, लाख की चूड़ियाँ आदि बनाने में ये काम में आती है। तो ये हमारे क्या है, इसके कुछ उपयोग हैं, आपको पता होने चाहिए ये उपयोग, इन पर भी प्रश्न आ सकता है। ये तो था हमारा क्या, लाख कीट का संवर्धन। अब हम बात करते हैं मछली पालन की। मछली पालन को फिशरी या मत्स्य पालन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अच्छी उपयोगी मछलियाँ, साथ में उच्च उत्पादक क्षमता वाली जो मछलियाँ होती हैं उनका पालन करना ही मत्स्य पालन कहलाता है। और वास्तव में ये प्रबंधन जो होता है वो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। तो हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मछलियों की उपयोगी तथा उच्च उत्पादक क्षमता अब हम बात करते हैं मछली पालन की। मछली पालन को फिशरीज या मत्स्य पालन भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि उपयोगी तथा उच्च उत्पादक क्षमता वाली जो जातियां हैं मछली की, उनका व्यावसायिक स्तर पर नियंत्रित परिस्थितियों में मनुष्य के द्वारा पालन किया जाता है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मछलियों की उपयोगी तथा उच्च उत्पादक क्षमता वाली प्रजातियों का व्यावसायिक स्तर पर नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन करना या पालन करना ही क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है। आज विज्ञान की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं जिसके कारण मछली पालन एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और इस क्षेत्र में एक क्रांति भी आ चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो इसी प्रकार के भोजन पर आश्रित है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के युग में मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय और बहुत अच्छा उद्योग है जो बहुत तेजी से पनप रहा है और इस क्षेत्र में क्रांति भी आ चुकी है। इसके अलावा इस उद्योग के द्वारा बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, यानी रोजगार की पूर्ति हो रही है, खाद्य की पूर्ति हो रही है, साथ में अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो रही है, यानी अर्थव्यवस्था भी क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। यदि किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या बनती है, मजबूत बनती है। और अगली बात हम ये कर सकते हैं कि वर्तमान में समुद्री भोजन के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है। यानी हम क्या कह सकते हैं, समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से, समुद्री भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको उत्पादित करने की दृष्टि से, उनके उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है। इसके अलावा मछली जो भोज्य पदार्थ है वो बहुत अधिक पोषक तत्वों वाला पदार्थ है, साथ में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और आसानी से पचित भी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि मछली में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रोटीन, यानी इसके अंदर प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। दूसरी चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये भी एक वसा का रूप है जो बहुत लाभदायक रूप होता है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के विटामिन जिनमें ए और डी मुख्य विटामिन हैं। खनिज लवण विभिन्न प्रकार के जो हमें मछली से प्राप्त होते हैं। तो देखा जाए तो भोजन के जो 6 अवयव हैं उनमें से 4 अवयव हमें किससे प्राप्त होते हैं, मछली से प्राप्त होते हैं। आपको पता होगा कि ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मछली से प्राप्त होता है, अखरोट से मिलता है, बहुत ही कम पदार्थों में पाया जाता है। तो मछली एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त करने का। इसी तरह से भारत में ये जो मछली उद्योग है वो कुछ राज्यों में बहुत अधिक पनप रहा है, जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। यानी हम कह सकते हैं कि मछली उद्योग से, मछली पालन उद्योग से जुड़े हुए जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। ये राज्य ऐसे हैं जहां पे मछली उद्योग बड़े स्तर पर होता है और इससे जुड़े हुए राज्य हैं। अब आती है मछली उत्पादन हेतु आवास प्रबंधन की बात। यानी यदि हमें मछली का उत्पादन करना है, मछली पालन करना है, तो हमें उसके लिए कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो बच्चों, समुद्री मछलियां यानी लवण जलीय मछलियां जो होती हैं उनका पालन कम किया जाता है, अलवण जलीय मछलियों का पालन अधिक किया जाता है।
दूसरी बात कि यदि हमें उनके लिए जलाशय का निर्माण करना है तो वो चिकनी मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत अच्छे साबित होते हैं। यदि मान लीजिए रेतीली मिट्टी के क्षेत्र भी हैं तो पहले उनको उपचारित करना पड़ेगा और फिर उनके सही जलाशयों का निर्माण करना पड़ता है। इन जलाशयों का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि की मात्रा को नियंत्रित करके ही मछली पालन किया जा सकता है, क्योंकि सही मछली पालन के लिए इन सब का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। चाहे वो तापमान हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे जल का प्रवाह हो, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसलिए मछली पालन के लिए इन सबको नियंत्रित करके ही प्रदान किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मछली पालन के लिए किस तरह से जलाशयों का निर्माण होता है और किस तरह से इन पर कार्य किया जाता है। अब आती है मीठे जल की देशी मछलियों के कुछ उदाहरण। जैसे हम सभी चीजों के उदाहरण पढ़ते चले आ रहे हैं, तो देशी मछलियां जो भारत में पाई जाती हैं और कैसी अलवण जलीय, मीठे जल से तात्पर्य है अलवण जलीय मछलियां। तो यहाँ पे 3 उदाहरण दे रखे हैं। पहला है कतला, दूसरा रोहू और तीसरा है मृगल। इनके यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी है, वो भी आपको आने चाहिए। कतला का है साइंटिफिक नेम कतला कतला, रोहू का है लेबियोरोहिता और मृगल का है सिरहिनस मृगाला। तो ये नाम आपको साइंटिफिक भी आने चाहिए और सामान्य नाम भी इनके आने चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं 2 देशी मछलियों के नाम बताइए तो आपको साइंटिफिक नाम भी जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी मछली जो अलवण जलीय यानी मीठे जल की मछली है। तो आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है कॉमन कार्प। फिर से बोलूंगी, क्या नाम है? कॉमन कार्प, जिसका साइंटिफिक नेम है साइप्रिनस कार्पियो। फिर से बोलेंगे इसको, साइप्रिनस कार्पियो। आप इनको बार बार उच्चारित करिए। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इनको बार बार सही बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, तो आपको याद भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी और आप लिख भी बिल्कुल सही प्रकार से पाएंगे। अब एक नज़र हम मछलियों को दिए जाने वाले भोजन पर भी डाल लेते हैं। मछलियों का जो प्राकृतिक भोजन होता है, यानी जलाशयों में जो उनको प्राकृतिक भोजन मिलता है, वो होता है सूक्ष्म जलीय पादप और सूक्ष्म जंतु। इसके साथ ही कृत्रिम भोजन के रूप में हम उनको चावल की भूसी है, गेहूं की चापड़ है, अनाज के टुकड़े हैं, ये सभी दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्या? मछली पालन। आज आपने लाख कीट के संवर्धन के बारे में पढ़ा और मछली पालन के बारे में पढ़ा। इन दोनों टॉपिक से मैं आपको 2 प्रश्न देती हूं। तो पहला प्रश्न है आपका, किन्हीं 2 अलवण जलीय देशी मछलियों के नाम बताइए। किन्हीं 2 अलवण जलीय देशी मछलियों के नाम बताइए। क्वेश्चन 2, निम्फ किसे कहते हैं? निम्फ किसे कहते हैं? तो ये दोनों प्रश्न आपने अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।